Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to this class. This is lecture number 22, part 2, and the chapter is chapter number 4, motion and force. Today we will discuss about tension in a string. First of all, as I have told you, as I have given the reference of this topic in my previous lecture, which was about Newton's third law of motion. मैंने आपसे कहा था कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपसे मैंने ये कहा था कि एक और एग्जांपल मैं आपको अपकमिंग क्लास में दूंगी जो कि रिलेट करेंगे किससे, आपकी एक्शन और रिएक्शन से, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये था ना कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकेंगे क्या, आप फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और आप वेट के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा इसको रिलेट करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। फिर आपसे जो आपके पास जो दूसरे फिनोमेना आएंगे मास और वेट, उसका डिफरेंस भी हम इसी लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले टेंशन इन अ स्ट्रिंग की। टेंशन इन अ स्ट्रिंग मींस फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन अ बॉडी, फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन अ बॉडी टू व्हिच इट इज अटैच्ड। ये मास, ये बॉडी जो अटैच है हमारे पास स्ट्रिंग के साथ, तो जो फोर्स स्ट्रिंग लगा रही है मास के ऊपर, तो वो क्या फोर्स कहलाएगी, वो कहलाएगी टेंशन इन अ स्ट्रिंग। और एक और बात, स्ट्रिंग के ऊपर भी इस मास की वजह से एक टेंशन क्रिएट हो रहा होगा, एक फोर्स क्रिएट हो रहा होगा। सो टेंशन और फोर्स क्रिएटेड इन अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। इसी मिसाल से लेते हैं, कभी आपने जो है वो इत्तेफाक हुआ हो, भाई वगैरह पतंगबाजी जो करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो कभी इत्तेफाक हुआ हो, भाई से आपने मांझा लिया हाथ में, मांझा कहते हैं रस्सी को उसकी पतंग की, तो आपने कभी जो है वो पतंग उड़ाने की कोशिश की हो, तो क्या महसूस होगा, आपको फोर्स महसूस हो रहा होगा, कोई ना कोई हाथ पे आपको क्या हो रही होगी, फोर्स महसूस हो रही होगी। वो किसकी होगी, पतंग पर जो हवा का प्रेशर लग रहा है और हवा का प्रेशर ट्रांसफर हो रहा है आपके हाथ पे, ठीक है ना। मगर क्या डायरेक्टली हवा आपके हाथों पे असर कर रही है, या वो हवा का जो असर है वो ट्रेवल करते हुए आ रहा है, कहाँ पे, मांझे से ट्रेवल करते हुए आपके हाथ पे आ रहा है। टेंशन इन द स्ट्रिंग, ओके, मींस कि एक फोर्स हवा की जो है वो लग रही है रस्सी पे, यानी तो पतंग पे हवा लग रही होगी, फिर इसके बाद ट्रांसफर भी आपके हाथ पे। सो टेंशन इन अ स्ट्रिंग, दैट इज व्हेन वी फ्लाई आवर काइट, वी फील सम फोर्स exerted on our fingers। हमें फिंगर्स पर, हमें उंगलियों पे क्या होता है, कुछ फोर्स महसूस हो रहा होता है। So that is called the tension in the string, the tension of the string transferred to your fingers, okay? So it means that अगर हम टेंशन को T से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो बॉडी का जो मास है जो कि आपको एंड से शो कर रहे हैं, इस बॉडी की अपना एक वेट है जिसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट है वो क्या हो गया, बॉडी का एक्शन हो गया। एज एन एक्शन, मतलब कि जो फोर्स लगाई बॉडी ने डाउनवर्ड, वो क्या हुई, एक्शन हो गई। इस एक्शन के रिजल्ट में क्या हुआ, एक टेंशन क्रिएट हुआ। कहाँ पे क्रिएट हुआ, रस्सी के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर जो है टेंशन क्रिएट हुआ, जो कि क्या होगी, एक रिएक्शनल फोर्स होगी। Okay, so I think it's clear to this point that the object exerts a force on the hand through the string in the downward direction, while the hand exerts an equal but opposite force on the object in the upward direction, ठीक है ना। हैंड ने क्या किया, जिस हाथ में रस्सी पकड़ी गई है, इसने ऊपर की तरफ डायरेक्शन की ऊपर की तरफ से फोर्स लगाई है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या हो गई, ऊपर, और वेट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, क्योंकि वेट का अपना एक मास है, और मास के ऊपर जो है वो क्या लग रही है, एक वेट, एक फोर्स लग रही है, व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, which is called the weight. So that is called the action, and that weight is the action, and the reactional force is the tension. अब बात करते हैं, अभी मैंने आपसे एक डेफिनेशन का जिक्र किया वेट की। वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। वेट क्या है, एक फोर्स है
जिसकी जो क्या लग रही है, जो ज़मीन की तरफ जिसकी डायरेक्शन है। और जब भी कोई फ्री फॉल बॉडी ज़मीन पर गिरती है तो मैंने आपसे कहा था कि वहाँ पे एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो क्या है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पैदा हो रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है आपका, वो नीचे की तरफ जाता है तो पॉजिटिव होता है और ऊपर की तरफ जाता है तो नेगेटिव होता है। इससे हमें ये पता चला कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट रिमेन द सेम ऑल द टाइम एट ऑल प्लेसेस। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हर दफा हर जगह पे सेम नहीं होता। और जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह पर सेम नहीं होता तो आप देख सकते हैं वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W = mg। मीन्स कि आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था एक इक्वेशन, वो थी F = ma। इस F को हमने रिप्लेस कर दिया W से, क्योंकि वेट इज ऑल्सो द फोर्स, वेट इज ऑल्सो द फोर्स, बट इट इज ओनली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, but it is only directed towards the center of the earth. So that's why we replace F with W, and this W is also the force, but it is called the weight, and the mass remains same, ठीक है, whereas acceleration is replaced with the acceleration due to gravity g. So it means that weight, the formula for weight is W = mg, and g does not remain same all the time at all the places, so it changes. So it means that acceleration due to gravity change हुई, जब acceleration due to gravity change होगी तो क्या होगा, आपका W भी change हो जाएगा। So weight is, it means weight is not constant quantity. Weight of the body is not a constant quantity because it all the time change. हर दफा क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है एट ऑल द प्लेसेस। नीचे जा रही है तो पॉजिटिव है, ऊपर जा रही है तो नेगेटिव है जी की वैल्यू। इट मीन्स कि वो इफेक्ट डालेगी वेट ऑफ द बॉडी पे भी। जब बात करेंगे मास की, तो मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in our body. It is called the mass. It does not change. It does not change at all. How comes? हम जब शॉपकीपर के पास जाते हैं और शुगर की डिमांड करते हैं या किसी चीज की डिमांड करते हैं, क्या बोलते हैं, we ask 2 kg of sugar, ठीक है ना। हम 2 kg जो बात कर रहे हैं वो क्या है, वो वेट, वो यूं तो हम कह रहे हैं वजन है, वेट है, बट इन फिजिक्स टर्म्स फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इट इज कंसिडर्ड एज द मास ऑफ द शुगर। जब हम 2 kg की बात करते हैं ना, 2 kg जो शॉपकीपर से बोलते हैं वो क्या होता है, बेसिकली द मास ऑफ द शुगर होता है। हम कहते तो हैं भाई 2 किलो वजन, मगर वो होता क्या है, इट्स अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ शुगर पैकेट। शुगर के पैकेट के अंदर जितना भी जो शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो हमारे पास क्या होता है, मास होता है। और मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। दिस इज द अनदर पॉइंट। आपको इनर्शिया के बारे में मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ाया था कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे जो मास का जिक्र आ रहा है इनर्शिया के साथ, वो किस तरह से आ रहा है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन tells us that mass is the characteristics of a body. Mass is the characteristics of a body which determines the magnitude of acceleration produced when a force acts upon it. जब भी मास के ऊपर कोई भी फोर्स लगेगी तो क्या होगा, इस मास के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मास क्या कर रहा है, it determines the acceleration produced in the body on the application of force. So it means that mass is the measure of inertia. किस तरह से इनर्शिया को मेजर कर रहा है कि अगर के फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, अगर के फोर्स नहीं लगेगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। इट मींस कि बॉडी उस वक्त तक रेस्ट पोजीशन पे रहेगी जब तक कि उस पर फोर्स नहीं लगेगी,
जब फोर्स लगेगी तो उसके अंदर एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होगा, बॉडी जो है वो अपनी हरकत पे आ जाएगा, रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि इनर्शिया से रेलिवेंट क्यों किया गया मास को, कि इनर्शिया प्रॉपर्टी थी बॉडी की कि वो चेंज ना करे अपनी रेस्ट की पोजीशन को, या चेंज ना करे अपनी मोशन की पोजीशन को। अगर भी फोर्स लग गई तो फिर वो अपनी कैफियत को चेंज कर लेगा, अपनी पोजीशन को बॉडी क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, और रेस्ट बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। इट मींस दैट मास से क्या हो रहा है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। But mass remains constant everywhere because A does not change with respect to height. A जो है वो height के according change नहीं होता कि A अगर पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया, ऐसी वो होता जरूर है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होती है, मगर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ नहीं होता। सही है? अच्छा, इसी तरह से आपको ये भी याद होगा कि जो है शॉपकीपर को मिसाल दी कि शॉपकीपर में जाके आप जो है वो मास का शुगर लेते हैं तो आप किलोग्राम में आपका वो मेजर हो रहा होता है। अगर आप 1 kg ले रहे होते हैं, इट मीन्स कि 1000 ग्राम इसके अंदर है, आप 2 kg ले रहे हैं तो 2000 ग्राम्स है। जबकि बात करते हैं वेट की, तो वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इट इज द फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, इट इज द फोर्स, वेट इज द फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और इसी तरह से वेट की कोई डायरेक्शन होती है विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, या डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है। आप देख सकते हैं डाउन एरो की मदद से डाउनवर्ड डायरेक्शन है वेट की, तो वेट हैज सम डायरेक्शन अलोंग विद द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। जैसे 5 न्यूटन मैं कहूंगी तो 5 न्यूटन इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, इसका मतलब ये हो गया 5 इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, न्यूटन क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया, और इसके अंदर डायरेक्शन भी है जो कि क्या है, टुवर्ड्स द अर्थ। सो वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी, whereas mass is the scalar quantity because it has no direction, it can just be specified with the help of magnitude and with the help of unit. That is why मैंने आपको 2 kg की मिसाल दी शुगर की, तो 2 is the magnitude and kilogram is the unit. So this is the difference between mass and weight. So I think it's clear to this point. Your task, your homework is to learn the difference between mass and weight. Inshallah, you will get this difference between mass and weight in the book as well, which is on page number 53. Okay, you can see here on the page. This is page number 53. See, page number 53. The difference is there for mass and weight. Okay, you have to learn these differences, and inshallah, definitely, as I've given you the notes of first 3 chapters in the PDF form, so you will get the PDF format file of this chapter as well in short, inshallah, as soon as possible. But by the time you have to learn these things from the book, because it is very necessary to learn the work on the same day. Okay, it will clear your points as well, it will clear your concepts as well, and if you have any queries, so you can ask as well at the same time. Okay, so that's all from this class. Inshallah, we'll meet in the next class with a new topic. Till then, Allah Hafiz.